जानबूझकर कभी अनजाने में कांग्रेस ने हर बार तेजस्वी के पांव को खींच दिया है उस कुर्सी से दूर। कांग्रेस, वीआईपी, राजद और लेफ्ट की पार्टियों के मंत्री होंगे बिहार में। फिर उसके बाद क्या होगा? केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ाई नहीं है। भाजपा की मंशा आरक्षण के लिए अच्छी नहीं है। तेजस्वी यादव तो निश्चित ही जब वो सत्ता में थे तब भी बात कर रहे थे और आज विपक्ष में है तब भी बात कर। इस मामले में तेजस्वी यादव की भाषा दोगली नहीं है। अगर सार्वजनिक उपस्थिति आपने दर्ज देखी होगी तो उसमें आरक्षण की बात वो जरूर करते हैं। अपने समाज के साथ हुए हकमारी की भी बात करते हैं। देखिए, अब तक तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़ते रहे हैं तो मुकेश सहनी उनके साथ नहीं थे। बिल्कुल, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और इस बार मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और आज का जांच पड़ताल हम पटना से नहीं बल्कि वाल्मीकि नगर से आपको करके दिखाएंगे। जी हां, वाल्मीकि नगर में हमारी मौजूदगी है और वाल्मीकि नगर आने का एक कारण भी है। उस कारण के पीछे भी हम जाएंगे। देखिए, आज वाल्मीकि नगर में वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक का जायजा लेने के लिए, उस बैठक को कवर करने के लिए और आखिर मुकेश सहनी आखिर कौन सा ऐसा तैयारी कर रहे हैं वाल्मीकि नगर में, तमाम जो अपने जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाकर, राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक महाजुटान उन्होंने आज वाल्मीकि नगर में किया है। आखिर क्या है इस कार्यक्रम के पीछे, क्यों उन्होंने जल्दीबाजी में, आपाधापी में इस बैठक को बुलाया है और वाल्मीकि नगर में इस महाजुटान के बाद आखिर कौन सा वो ऐलान करने वाले हैं? क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज आज वीआईपी करने जा रही है वाल्मीकि नगर से? आज जांच पड़ताल में इन्हीं सब खबरों पर बातचीत करेंगे। सीधे अपने संपादक सर से जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, क्या लालू प्रसाद यादव जो काम नहीं कर पाए वो मुकेश सहनी ने ठान लिया है और क्या लगता है वो होगा? देखिए, लालू यादव ही नहीं, कांग्रेस भी जो काम, जो टास्क लालू यादव और कांग्रेस को दिया गया है पिछले 10-12 सालों से, या उन्होंने खुद से अपने लिए ये कार्य इख्तियार किया है, उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। कार्य क्या है? ये कार्य एकमात्र है इस वक्त महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। यदि मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो जाते हैं तो मतलब बिहार में आपकी सरकार बन गई है, मतलब आप सरकार के भागीदार हैं, मतलब कांग्रेस, वीआईपी, राजद और लेफ्ट की पार्टियों के मंत्री होंगे बिहार में। फिर उसके बाद क्या होगा? केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात के लिए है कि जिस आरक्षण पर भाजपा कुठाराघात कर रही है, जो पिछड़ों को हक आवाज नहीं मिल पा रही है, जो युवा बिहार में रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पलायन को मजबूर हैं, उनको विपक्ष ने एक मौका दिया है कि आप यदि हमारी सरकार बनाते हैं तो हम ये वादे आपके समक्ष रखते हैं, हम आपके लिए नौकरियां लेकर आएंगे। अब तक तो केवल तेजस्वी यादव इसकी बात कर रहे थे, अब आज से तो कन्हैया कुमार भी उतर जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। एनएसयूआई के आपने तो पहले ही बताया था सर, कन्हैया कुमार बिहार आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम लग गया बिहार में 6 महीना पहले हम लोगों को पता था। नहीं, देखिए, निश्चित ही, देखिए, मैं तो सिंपल कहता हूँ, घोड़ा ढाई घर चलता है। राजनीति देख के समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। निश्चित ही कांग्रेस अपनी रणनीतियां जब बिहार में इख्तियार करेगी तो तेजस्वी के लिए एक समस्या उत्पन्न होगी। मैं इस विषय पर आ ही रहा था। और कन्हैया कुमार का बिहार में घूमना तेजस्वी यादव को असहज करेगा, लालू यादव को असहज करेगा। कांग्रेस की मंशा पर तो मुझे हमेशा से सवाल मेरा खड़ा रहता है कि आखिर कांग्रेस क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती भी है? कभी जानबूझकर कभी अनजाने में कांग्रेस ने हर बार तेजस्वी के पांव को खींच दिया है उस कुर्सी से दूर। इस बार तो डायरेक्ट विधायकों ने सवाल उठा दिया और 2020 में अनजाने या में रू तौर पर 10-12 विधायक और जीत जाते। कांग्रेस के 70 सीटें लड़ी थी, 19 जीत कर आई। अगर 2-4 और जीत जाते, 10-20 और जीत जाते तो काम हो जाता तेजस्वी का। तो तेजस्वी यादव अगर आप हैं तो आपका कांग्रेस के प्रति एक अविश्वास जायज है, उसके प्रदर्शन के प्रति अविश्वास जायज है। और इसी वजह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं होने के बावजूद मुकेश सहनी को जबरदस्ती इस गठबंधन में लाया गया। मुकेश सहनी आए नहीं है,
उनको लाया गया है, लाया गया है। वो तो निश्चित ही भाजपा के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। जब दिल्ली में मैं मौजूद था, मुझे याद है अंतिम समय में जब चिराग पासवान के 5 सीटों की, याद होगा आपको, मैंने कह दिया था कि चाचा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, इनको मिलने जा रही है। मुकेश सहनी के भी 2 सीटों की मैंने चर्चा की थी, याद होगा आपको। मैंने कहा था मुजफ्फरपुर और खगड़िया, ये दोनों सीटें मिल जाएंगी मुकेश सहनी को। खगड़िया नहीं भी मिलता तो जो दरभंगा वाली सीट है वो मिल जाती, दरभंगा मधुबनी कहीं एक जगह एडजस्ट होता, या झंझारपुर हो जाता। ये एक चल रहा था इसमें मामला। दरअसल मुकेश सहनी 2 सीटों के लिए तैयार ही नहीं हुए, वो तैयार ही नहीं हुए। मुख्य मुद्दा निषादों का आरक्षण भी रहा उसमें। हाँ बिल्कुल, आरक्षण देखिए उनको पता था कि ये भाजपा हमें अभी तो एडजस्ट कर लेगी, लेकिन जब हम आरक्षण की बात करेंगे तो फिर हमें बाहर जाना पड़ेगा, फिर लड़ना पड़ेगा। भाजपा की मंशा इस मामले में क्लियर नहीं है। मैं कई बार पंचनामा में आप लोग कह चुका हूं, आप भले मुझे कह दीजिए गोदी मीडिया, आप भले कह दीजिए राजद के सलाहकार, आप भले तेजस्वी चिराग जिसके भी दोस्त बना दीजिए, सच्चाई यही है कि जो सच है मैं बोलता हूं। बिल्कुल बोलते हैं। भाजपा की मंशा आरक्षण के लिए अच्छी नहीं है। यही सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो इनके पास मौका था बिहार के जातीय गणना का सपोर्ट करने का, भाजपा के पास मौका था, नरेंद्र मोदी के पास मौका था कि आरक्षण प्राप्त करा दे बिहार की जनता को, नहीं दिलाया। जो बढ़ा के भेजा गया यहाँ से भी नहीं हुआ, वो भी नहीं। और आप नीतीश कुमार को आज तेजस्वी का बयान में सुन रहा था, आप ही सुन रहे थे, मैं उसको सुना। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी आरक्षण के विरोधी हो गए हैं, वो भाजपा के साथ है तो उन पर भी आरोप लगेगा, आरक्षण चोर बोल दिया। ये क्यों कहा? सच्चाई है। आज नीतीश कुमार क्यों नहीं कहते हैं कि आरक्षण दीजिए? जब पास कराकर आपने भेज दिया अपनी सरकार से यहाँ से, तो भाजपा ही ना पेच फंसाई हुई है। क्यों नहीं आप उनसे मांगते हैं? क्यों नहीं खड़े होकर कहते हैं? जब अपने पे आती है तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा जाता है नीतीश कुमार को, जब अपने पे आती है तो आरक्षण याद पड़ता है। तेजस्वी यादव तो निश्चित ही जब वो सत्ता में थे तब भी बात कर रहे थे और आज विपक्ष में है तब भी बात कर। इस मामले में तेजस्वी यादव की भाषा दोगली नहीं है, जिनकी है वो समझे। बिल्कुल। इस मामले में तेजस्वी बहुत स्पष्ट रहे हैं। और एक व्यक्ति और जो तेजस्वी यादव के साथ लगातार आरक्षण की बात करता है, कभी फूले की, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की, कभी आप देखिएगा जो एक बड़ी फूलन देवी की बात में हम कर ही रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं जो लगातार आरक्षण की बात करते हैं और पिछड़ों की हक की आवाज उठाते हैं, वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के कोई भी अगर सार्वजनिक उपस्थिति आपने दर्ज देखी होगी तो उसमें आरक्षण की बात वो जरूर करते हैं। अपने समाज के साथ हुए हकमारी की भी बात करते हैं, कभी फूले की बात करते हैं, कभी फूलन देवी की बात करते हैं, कभी लालू यादव की बात करते हैं, तो कभी सीधे चले जाते हैं अंबेडकर पर। और बार बार ये एहसास करते हैं जो व्यक्ति बिहार सरकार में मंत्री था, एनडीए के साथ संतुष्ट था, वो एकाएक गठबंधन क्यों तोड़ता है? उसकी पार्टी को भाजपा क्यों तोड़ती है? क्योंकि भाजपा को भी पता था कि आरक्षण इनको देना नहीं है और मुकेश सहनी को यह समझ में आ गया था कि हमें आरक्षण देंगे नहीं, बस केवल लड्डू दे रहे हैं, मुझे मंत्री बना दिया, मेरे समाज से धोखा करेंगे। तो मैं तो इस मामले में देखिएगा, अक्सर जब भी बात होती है तो मैं कहता हूं कि बिहार में 2 ऐसे नेता हैं, एक एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और एक अभी महागठबंधन में मुकेश सहनी। दोनों ने निश्चित ही सत्ता को पैर से ठोकर मारी है कुर्सियों को। और सच्चाई है, मुकेश सहनी को लोग कहेंगे अरे उनकी तो पार्टी तोड़ दी, उनको हटा दिया ना भाजपा। नहीं, अगर मुकेश सहनी आवाज नहीं उठाते हैं, अगर वो घेरते नहीं भाजपा को उत्तर प्रदेश में, तो उनकी कुर्सी बची रहती। आज मांझी जी की बची हुई है ना, चिराग पासवान की बची हुई है ना, क्यों बची हुई है? कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा ये कि चिराग पासवान कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए वर्तमान गठबंधन में जो हैं वो आवाज उठाते हैं। कोलोजियम सिस्टम हो उस पर आवाज उठा देंगे, जब कोटा विन कोटा होता है तो उस पर आवाज उठाते हैं, जब आरक्षण बीपीएससी के मुद्दे पे और चिराग ने ये तक कह दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो सच से बोलना चाहिए, कि अगर आरक्षण की बात आएगी तो इस कुर्सी को भी छोड़ने में हमको दिक्कत नहीं लगा। और कहा कि मेरे जीते जी आरक्षण कोई नहीं खत्म कर सकता। ये बड़ी बात है। और हमने उससे सवाल भी पूछा था उस कार्यक्रम के दौरान। खैर, ये कहना और बिहार और केंद्र में एनडीए के सहयोगी बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। सत्ता की मलाई खाते हुए अगर आप कहिए कि हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, तो विश्वास जल्दी नहीं होता है चिराग जी, पता नहीं क्यों विश्वास नहीं होता है। आप नीतीश कुमार के खिलाफ जब उतरे थे तो बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग तेजस्वी से छटक कर आपके पास चला आया था, लेकिन आज सत्ता के सुख भोगने की वजह से आज धीरे धीरे वो लोग अपने लिए एक नया रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और यहीं पे तेजस्वी यादव को मौका मिल जाता है। यहीं पे मुकेश सहनी के आने की वजह से तेजस्वी यादव को एक नहीं होता कि बूस्टर शॉट मिल जाता है।
अब तक तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा करते रहे। 15 के बाद 17 में कोशिश की थी उन्होंने। 15 में तो डिप्टी सीएम के लिए ही वो थे, नीतीश साथ में थे। 17 में उनके मन में आया कि हम नीतीश को पलट सकते हैं। लालू जी भी टीका लगा दिए नीतीश को कि जाइए अब केंद्र में इनको दीजिए सत्ता। वहां मौका चुका। 20 में आया फिर मौका, वो चुका। अब उसके बाद भी जब 20 के बाद नीतीश वापस आए साथ में, तो एक मौका आया था बिहार के नीतीश कुमार के करीबी अगर विधायक तोड़ लेते जदयू का तो नीतीश तेजस्वी फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इन 3-4 अवसरों पर चुके हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी नहीं चुके हैं, लालू यादव चुके हैं, कांग्रेस चुकी है। अब तक जो तेजस्वी का प्रदर्शन रहा है उसमें प्रदर्शन में कुछ खास कहने लायक नहीं है। 2020 में अगर विधायकों की संख्या बोलिएगा तो भाजपा तो कहेगी हम तो हमेशा से जिताते हैं विधायक, कब सरकार बना ली अपने दम पर। तो बिना बैसाखी की सरकार कब बनेगी, बिना नीतीश के तेजस्वी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। अंतर क्या इस बार है, देखिए अब तक तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़ते रहे हैं तो मुकेश सहनी उनके साथ नहीं थे। बिल्कुल, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। और इस बार मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ है। 14-15 से लेकर 18% तक मुकेश सहनी के लोगों का दावा है कि 14 से 18% तक हम हैं। नोनिया, बेलदार, बिंद और बाकी ईबीसी की जातियां जो चाहे मखाना का उत्पादन कर रही हैं, चाहे पटुआ उत्पादन कर रही हैं, जो कृषि और खास तौर पे जल कृषि से जुड़ी हुई हैं या जल से जुड़ी हुई अन्य रोजगार कर रहे हैं, चाहे मला हो चाहे अन्य जातियां, ये सारी जातियों को एकजुट करके मुकेश सहनी कहते हैं कि 15 से 18% मेरा वोट है जो बिल्कुल जो मैं अगर चाह दूंगा तो उस तरफ जाएगा। और सिमरी बख्तियारपुर कई उपचुनाव में कई चुनाव में उन्होंने साबित किया है। अब बात है कि जो साबित अब तक करते आए हैं क्या वही इस बार साबित कर देंगे। देखिए आज वाल्मीकि नगर में जो उपस्थिति है हम लोगों की और जो मुकेश सहनी की पूरी कार्यकारिणी यहाँ पहुंची हुई है, सारे नेता सारे जिलाध्यक्ष सब पहुंच गए हैं, इसका एक कारण है, मैसेज दिया जा रहा है। बापू ने यहीं से जो आंदोलन किया था उस आंदोलन को इसी चंपारण की धरती, इसी मोतिहारी, इसी बेतिया, इसी बिहार का एक जो सुदूर क्षेत्र जो रमणीय है, जो खूबसूरत है, नेपाल की गोद में है, बिहार का सबसे सुंदर जगह, सबसे वन्य प्राणियों से भरा पूरा। हम तो दूसरी तीसरी बार यहाँ आ रहे हैं, अभी तक घूमने का यहाँ पूरा मौका नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा कि आज पूरा घूमूं, यहाँ देखने की कोशिश करूं कि हम जो पटना में बैठे रहते हैं या अन्य जगहों पर रहते हैं तो हमें ये बता दिया जाता है कि बिहार में कुछ जगहों पर एक ऐसा जगह है जहां पर जब वन्य प्राणी रहते हैं, जंगल झाड़। हमने तो जू में ही देखा है, कोशिश करूंगा आज देखने का। लेकिन ये जरूर आपको दावे से कह रहा हूं कि मुकेश सहनी ने, आपने कहा कि यहां से बिगुल उन्हें फूंक दिया, बिगुल तो छातापुर से ही फूंक दिया था, छातापुर में अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब इस क्षेत्र में कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं, मैं दावे से कह रहा हूं 6 सीटें ऐसी हैं जहां मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 3 प्रत्याशी तो उनके साथ घूम रहे हैं। आसपास अगर देखा होगा सागर जी आपने, तो आपने देखा होगा कि 3-4 प्रत्याशी हैं। एक तो खास तौर पे जिनका मैं नाम ले सकता हूं क्योंकि उनका विदित है, अब समझ में आ रहा है उनकी रणनीति। केसरिया से चुनाव लड़ने के लिए महेश्वर सिंह के जो पुत्र हैं विपुल विजय, वो मुकेश सहनी की परछाई की तरह आगे पीछे घूम रहे हैं। दूसरा एक व्यक्ति जो छातापुर से एक कल रविशंकर जी के साथ कार्यक्रम उनका हो रहा था, संजीव मिश्रा का, और रात में कार्यक्रम करके सुबह में देखिएगा कि वो रात ही पहुंच गए। क्रिकेट मैच के दौरान जो वीडियो वायरल हुआ हम लोगों ने देखा कि साथ में जो भारत जीती उसके बाद मुकेश सहनी उनके साथ पूरी टीम थी, उनकी खुशी मना रहे थे लोग सभागार में, वाल्मीकि नगर जो है। तो ये क्या साबित करता है कि मुकेश सहनी ने एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा कहता है अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है कि जो इस घोड़े को पकड़ ले। मैं एक बात और यहां कहूंगा, तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री बनना है तभी उनको वीआईपी पार्टी को साथ रखना और उनकी सारी मांगों को मानना बनता है। नहीं बनना है तो फिर तो पता ही आपको कांग्रेस क्या करने वाली है। कांग्रेस की अब कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस इस गठबंधन में रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। एक पत्रकार के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर मैं आपको दावे से कहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। कन्हैया आने के बाद तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लक्षण बड़े विलक्षण लग रहे हैं कांग्रेस के। मेरा एक सवाल इसमें है, बहुत सा टॉपिक से हटके है, लेकिन एक सवाल यह है कि तेजस्वी यादव बाकी युवाओं से असहज हो जाते हैं। चाहे पप्पू यादव की बात कर लीजिए, युवा ही उनको कहते हैं लोग, पप्पू यादव, कन्हैया या जो भी उनके लेवल के युवा है, लेकिन मुकेश सहनी से बड़ा कंफर्ट रहते हैं। इसका क्या रीजन? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को खुद का नेता माना है। आपको याद होगा 2019 का के बाद 20 तक का जो चुनाव था उस दौरान आप मुकेश सहनी रहे थे महागठबंधन में, चुनाव के एन वक्त पर पीसी से उठकर गए थे, कहा था पीठ में छुरा घोंप दिया तेजस्वी यादव ने मेरे। तेवर वाले तो हैं,
तेवर वाले हैं, लेकिन यही तो खासियत है कि जहां मुकेश सहनी को लोग सोचते हैं गरम दल, वहीं मुकेश सहनी को गरम दल लोग समझते हैं। वो जानते हैं कि तेजस्वी को उन्होंने उस वक्त भी 19 में अगर कोई व्यक्ति खुलकर कहता था कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे महागठबंधन के, तो ये मुकेश सहनी थे। इन्होंने कुशवाहा पर, कांग्रेस पर और कहीं ना कहीं मांझी जी पर यह दबाव डाला कि वो भी स्वीकारें तेजस्वी के नेतृत्व को। और अलग बात है कि उतना बोलने के बावजूद भी तेजस्वी यादव के साथ जो अनबन हुई उसके चलते वो उससे बाहर हटे और एनडीए में गए और सम्मानजनक सीटें ली। अंतिम समय में मतलब उन्हें राजधानी खुलने वाली है, आपका सीट कंफर्म हो रहा है, तो मतलब कुछ दैवीय ताकत जरूर है आप में। और वही हुआ, मुकेश सहनी को जो सीटें मिली और उसका जीत कर आए, सरकार बनाने में बहुत बड़ी योगदान दी। और ईमानदारी देखिए कि लालू यादव फोन करते रह गए कि अपना विधायक लेके आ जाओ, लेकिन नहीं गए। तो ईमानदारी है, कहीं ना कहीं इस बात की समझ है कि उनका स्थान क्या है। जो जानते हैं कि महागठबंधन सबसे बड़ा दल वो नहीं है, उनको इस बात की समझ है। वो तेजस्वी यादव को बाईपास करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि पिछड़ों के जो एक बड़े नेता लालू यादव हैं, उन्हीं के पुत्र तेजस्वी यादव हैं। यदि तेजस्वी यादव चाह देंगे, सरकार बन जाती है, तो मलाहों को आरक्षण मिल जाएगा। मलाहों को आरक्षण मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंट है, अपॉर्चुनिटी है। तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें मलाहों को आरक्षण देना ही होगा, ये जान लीजिए आप। और आज ये वाल्मीकि नगर में ये एक तरह से इनका शक्ति प्रदर्शन है। ये इस बात का एहसास है कि देख रहे हो ना, तुम्हारे पास प्रत्याशी है कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हारे सरकार के मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर लोगों को लेकर साथ घूम रहा हूँ, और तुम्हारे सरकार में जो बड़े बड़े पदों पर हैं उनके पुत्रों को साथ लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ से ये इतना जरूर समझाने के लिए काफी है कि सिक्का बुलंद है मेरा, वोट बैंक है मेरे पास, और जिधर जाऊंगा उधर हवा लेकर जाऊंगा। सच्चाई है। देखिए, ये महिमा मंडन नहीं है। एक पार्टी जो 2018 में बनती है वो आज सरकार में रह चुकी है, जिसके विधायक रह चुके हैं, जो अपनी ताकत दिखा देती है, जिसके पास वोट बैंक है। हुआ बिहार में जातीय गणना तो कई लोगों को डर लग गया, अरे बाप रे मेरा कम कर दिया, मांझी मलाह, मांझी माली, तेली, चमोली सब डर गए, दांगी कोयरी सब मेरा कम कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि तो अभी सरकार ने कराया है, हम जब 2200 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे ना और हम करा देंगे तो इससे डबल निकल जाएगा। ये नहीं कहा कि सरकार ने गलत किया या सही किया, सीधा कहा कि हम करा दें, अगर लग रहा है तो हम करा देते हैं। और सरकार ने भी माना। सरकार भी 12% तो मनवे करती है ना इनके समाज को, 8 से 12% के आसपास टोटल जोड़ देने पे इनका हो जाता है 12%। तो ये कहते हैं हमारा 15% से ज्यादा है, तो गलत क्या है? निश्चित ही यहाँ से आप जो सुनना चाहें वो सुना देता हूँ। यहाँ से चिन्हित सीटें शुरू हो गई हैं। अच्छा, कौन कौन सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे ये धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। एक जुटान छातापुर में किया, एक जुटान यहाँ कर दिया, अब एक जुटान आपको तुरंत देखने को मिलेगा एक और बढ़िया जगह पर जहाँ पे नीतीश कुमार का गढ़ है। अच्छा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे ही दीजिए दर्शकों को। मेरा एक सवाल इसमें ये था कि तेजस्वी यादव या राजद का कुनबा से जो डरने वाले वोट बैंक है, जिसको आप सवर्ण वोट बैंक एक तरह से कह सकते हैं मोटा मोटी, तो क्या उनमें भी सेंधमारी के लिए मुकेश सहनी बहुत जरूरी है? महेश्वर सिंह राजपूत समाज से हैं, संजीव मिश्रा ब्राह्मण समाज से हैं। तो आप तो देख रहे हो, संजीव मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे समाज का आरक्षण छीन लिया। वो ये नहीं कह रहे ब्राह्मण समाज, वो ये कह रहे हैं कि मलाह समाज का आरक्षण छीन लिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला ये जब खड़ा होकर कहेंगे कि मलाहों को आरक्षण दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। तो देखा आपने। और एक बात बताता हूँ, लालू जी कांग्रेस सब प्रयास कर ली कि सवर्णों का वोट बैंक तेजस्वी को दिलवा दें, नहीं हुआ। नहीं हो पाया। आपको लगता है कि अब नहीं होगा? ये होगा। कुछ सीटों पर तो निश्चित जहां मुकेश सहनी लड़ रहे हैं वहां मलाह जाति तो उनको वोट करबे करेगी, मुस्लिम करबे करेंगे, यादव करबे करेंगे, और सवर्ण प्रत्याशी देकर गेम फंसा देंगे। तो देखा आपने, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मतलब तैयारी है तेजस्वी और मुकेश सहनी की, और साफ ये क्लियर मैसेज है पूरे समाज को कि जो वोट बैंक कहीं ना कहीं घबराता रहा है महागठबंधन से, उसको साधने के लिए भाजपा के कोर वोटरों में जो है सेंधमारी करने के लिए मुकेश सहनी बहुत ज्यादा उपयोगी है। और सही कहा हमारे सर ने कि पिछले और इस चुनाव में बस एक ही अंतर है कि तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी खड़े हैं, और न्यूक्लियर वेपन के तौर पर दे रहा हूं तेजस्वी यादव को, इस बार मुकेश सहनी को न्यूक्लियर वेपन। तेजस्वी यादव के पास अब न्यूक्लियर वेपन है, अब जल्दी कोई लड़ना नहीं चाहेगा। चलिए, तो देखिए आज से नया नामांकन मुकेश सहनी का हमारे सर ने किया है। न्यूक्लियर वेपन के तौर पर मुकेश सहनी प्रोजेक्टेड है। अब देखना होगा
कितना इफेक्टेड होता है यह न्यूक्लियर वेपन। फिलहाल और भी खबरें दिखाएंगे आज दिन भर वाल्मीकि नगर से, हर अपडेट इस पूरे कार्यक्रम का भी और बिहार की राजनीति पर भी हमारी पैनी नजर है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।